हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हमेशा ही आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन देती हूँ ताकि वो अपने आप निजी जीवन में यूज़ कर सकें। जैसे कि आज मैं आप लोग को एक छोटी सी चींटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी और आप लोग की स्टडी में ही लाभदायक रहेगा। देखिए, लिखा ही हुआ है कि हैरान होता हूँ चींटी को देखकर, हर वक्त लगी रहती है मेहनत में, कभी गिरती है तो कभी उठती है, हार मानना तो जैसे उसे आता ही नहीं है। वो दिखने में बेशक छोटी है पर हौसला उसका गजब का है। साथ मिलकर चलना और कभी ना रुकना, आखिर यही तो उसका मंत्र है। देखिए, आप इतने बड़े इंसान हैं और ये एक छोटी सी चींटी जब हार नहीं मानती तो आप लोग क्यों हार मानते हैं? तो इसलिए इस चींटी का उदाहरण लीजिए, कोई बड़े विद्वान का भी ना लीजिए। हम ये नहीं कहते कि कोई महान विद्वान का लीजिए, आप इस छोटी सी चींटी से सीख ले सकते हैं। ठीक है, आइए एक छोटी सी कोटेशन और है कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग इस नन्ही सी चींटी से एक सुंदर सा मैसेज लीजिए और अपनी जीवन में अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो आप दूसरी बार ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। तो मेहनत जारी रखिए और अपने को बेस्ट दिखाइए। चलिए, एक कोटेशन और है सिर्फ, जो कि मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूँगी। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, तो मैं उनको डेडिकेट करूँगी, वो खुद समझ आएंगे किसके लिए है ये मैसेज। चलिए देखिए, एक छोटी सी चींटी 100 बार गिरती है और 101 बार चढ़ती है, लेकिन कभी अपने आगे बढ़ने के लिए दूसरी चींटी को गिरा के कभी आगे नहीं बढ़ती। और हम इंसान इतने इतने ज़्यादा अकल के बाद भी दूसरे को गिरा कर अपनी जीत का जश्न करते हैं। तो ये कभी ना करें आप लोग। हर किसी की एक रिस्पेक्ट होती है, जो भी कर रहा है इस तरीके से हमारे साथ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये करने से आप अपना एक टीचर लेवल की, मतलब टीचर लेवल से ही गिर गए हैं, आप टीचर बनने के लायक नहीं रहेंगे ऐसे आप। तो अपने लेवल की रिस्पेक्ट करिए और उस प्रकार से रहिए। चलिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपका रेगुलर क्विज़ कराया जाता है। उस पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रेगुलर स्कोर बताती हूँ बच्चों के। ये मॉर्निंग स्कोर है। हमारा एक चैनल है TGT PGT वे ऑफ सक्सेस, जिसमें हम रोज़ाना आपको टॉपिक वाइज क्विज़ कराते हैं और मॉर्निंग 12 बजे और शाम 6:30 बजे रिवीजन कराया जाता है। जैसे कि आज के स्कोर में मैं बताती हूँ, निशु जी हैं 49 मार्क्स से, अनूप जी हैं 49 मार्क्स से और अलका कुमारी जी हैं 48 मार्क्स से। मैं यहाँ पे अपने 20 मेंबर्स के नेम दे रही हूँ। मंजू जी हैं, शालवी जी हैं, अखिलेश जी, आदित्य जी, जिनात जी, उर्द जी, निधि श्रीवास्तव जी, अनुकृति जी, राधा सिंह, प्रियंका जी और अंकित जैन। ये हमारे 14 नेम हैं। आगे देखिए, इसी के 50 नेम माँ करके उन्होंने लिखा है 42 मार्क्स से। संदीप जी, आरती जी, चंद्रपाल जी, नेहा जी और आद्विका जी। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने आपको कुछ क्विज़ के मेंबर्स दिखाए हैं जो कि बहुत जल्दी ही अच्छे मार्क्स पर आ गए हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये इवनिंग टाइमिंग का हमारा रिवीजन टाइम था, जिसमें 203 बच्चे ऑनलाइन थे। तो आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से आप सभी लोग एग्ज़ाम दें और हमारी वीडियो देखें और वीडियो के माध्यम से आप टेस्ट करें, जिससे आपका अच्छा तैयारी हो सके। चलिए, आज की टॉपिक हमारा माध्यम व तकनीक का पार्ट 3 है, तो मैं वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है एक्रेलिक रंगों हेतु प्रयुक्त माध्यम है। तो स्पेक्ट्रिंग सबसे अच्छा माध्यम है एक्रेलिक रंगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है, तो स्टैम्पलिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चित्र की सुरक्षा हेतु कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर दिया हुआ है ए और बी दोनों, मतलब क्रेयोन व पेस्टल रंग में भी हम फ्रेम करा सकते हैं और जल रंग में भी हम फ्रेम करा सकते हैं। तैल रंग में हम फ्रेम नहीं कराते, पन्नी चढ़वा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिग्रोफिटो का यूरोप में विकास हुआ कब? 13वीं शताब्दी में।
ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जितनी भी शताब्दी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, साथ साथ जगह यूरोप जैसे यहाँ पे दिया गया है वो आ सकता है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन सारे टीजीटी में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रही हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, आगे देखिए। तेल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाया जाता है, तो एनकास्टिंग माध्यम में किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। इनडायरेक्ट मेटल कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? तो टोटल 2 प्रकार की होती है। धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वह कहलाती है तो कोलाज। हम किसी भी माध्यम का कोलाज, अगर हम किसी भी सतह को टेक्सचर ले लेते हैं तो वो कोलाज माध्यम होता है, किसी का भी सतही छाप ले लेना। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे बात कर ले कोलाज विश्व और भारत में, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि विश्व में कोलाज की उत्पत्ति की थी जॉर्ज ब्रॉक ने। जॉर्ज ब्रॉक एक घनवादी कलाकार हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि घनवादी कलाकार में फेमस कौन है? जॉर्ज ब्रॉक, जो कि घनवाद के प्रणेता माने जाते हैं। और मैं यहीं पर जॉर्ज ब्रॉक का जन्म लिखना चाहूँगी 1882 में। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे, ये बात तो की हमने कोलाज की विश्व में। अब हम बात करेंगे भारत में किसने किया। तो कोलाज की उत्पत्ति की थी कंवल कृष्ण ने। कंवल कृष्ण ने, जिनका जन्म हुआ था 1910 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ है? देखिए जैसे यहाँ देख रहे हैं आप ब्रॉक लिखा है, तो पिकासो और ब्रॉक, पर अगर प्रेरणता की बात की जाए, यहाँ पर बात हो रही है कि सर्वप्रथम किसके चित्रों में कोलाज देखा गया, तो पिकासो और ब्रॉक, ये दोनों ही घनवादी कलाकार हैं। पर अगर यहाँ इसमें पूछा जाए कि प्रेरणता कौन है कोलाज के विश्व में, तो जॉर्ज ब्रॉक। चलिए आगे देखिए। जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इजल पेंटिंग। ठीक है, इजल मीन्स स्टैंड होता है जिसपे हम कैनवास रख के पेंटिंग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेपथलीन की गोली का प्रयोग किया जाता है, तो तुलिका के बालों को कीड़ों से सुरक्षा के लिए। ठीक है, तुलिका मीन्स ब्रश होता है। आगे देखिए। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है तो मिश्रित माध्यम। सभी चीज़ को मिश्रण कर देना। मेजो टिन का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग किया गया? तो 17वीं शताब्दी में। ओके, चलिए जैसे कि यहाँ आप 17वीं शताब्दी दे रहे हैं, अगर इसमें प्रॉपर टाइम बताऊँ मेजो टिंट की, तो 1624 टाइमिंग है इसकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मेजो टिंट के प्रयोक्ता थे, ये एक पाश्चात्य कलाकार हैं, सर जोएसु रेनॉल्ड व जेम्स फर्गो। चलिए आगे देखिए। मेजो टिंट पद्धति मॉन्टेज पद्धति किससे समानता रखती है? तो कोलाज और फॉन्टेज की तरह ही मॉन्टेज होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है मोनोटाइप किससे संबंधित है? तो धातु मुद्रण से मोनोटाइप संबंधित रहता है, जिसे हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो कि आपकी 1440 से शुरू की गई थी जर्मनी में जॉन गुटनबर्ग के द्वारा। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जर्मनी में 1440 ईस्वी में जॉन गुटनबर्ग द्वारा। ये तो हमने बात कर ली मेटल की, धातु की। पर यहीं पर आपके लकड़ी मतलब वुड, जो आपकी वुड वर्किंग होती है, वो की थी चीन के पेसिंग ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की शिला का तल चिकना करके उस पर आकृतियों को उल्टा अंकित कर दिया जाता है। इस शिला को पानी से भिगोकर इस पर स्याही का बेलन चलाते हैं। यह लक्षण किससे संबंधित है? तो सरफेस पेंटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मेजो टिंट किसके समान है? तो वो एक्वा टिंट का माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छिलकर उस पर चित्र खोद लिया जाता है, तो उसे क्या जाता है? मेटल कास्टिंग। यहाँ पे धातु बोला गया है, धातु मतलब मेटल हो गया, और इनग्रेविंग मीन्स खोदना। ठीक है, छिलकर बोला है ना, तो इनग्रेविंग मीन्स होता है खोदना या उत्कीर्ण करना।
ये 2 अर्थ होते हैं इसके अन्य। चलिए आगे देखिए। सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यूरोप से हुआ था। कपड़े पे अत्यंत प्राचीन काल के चित्रण होता आया है, तो पटचित्र। ठीक है, पटचित्र जो होते थे वो कपड़ा ये आपके बोरी पे किया जाता था। ठीक है, जो आजकल बोरियां यूज़ होती हैं उन पर। आगे देखिए, पटचित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो रेशमी कपड़े का चीन में प्रयोग करते थे पटचित्र के लिए। और पटचित्र को थानका के नाम से जाना जाता है, ये ज़रूरी याद रखिए, थानका के नाम से, जो कि चीन से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, सतह से कम उभरी मूर्ति को कहा जाता है? तो त्रिआयामी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सतह से अधिक उभरी मूर्ति को क्या कहा जाता है? हाई रिलीफ, जिसे हम राहत प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं तो त्रिआयामी गोलाकार आकृति को। नेक्स्ट देखिए। सिक्का, रुपए की नक्काशी किसका उदाहरण हो सकता है? तो लो रिलीफ का। ठीक है, लो रिलीफ में किया जाता है सिक्के का। नेक्स्ट देखिए। कैटलिस्ट रेजिन एक्सीलीटर मूर्ति बनाने के लिए किस में प्रयोग किया जाता है? तो आपका फाइबर ग्लास में। क्ले क्या होता है? तो एक प्रकार की मिट्टी होती है क्ले। ठीक है, क्ले में कितना गुना पानी मिलाया जाता है? तो 3 गुना मिलाया जाता है पानी। मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चिकनी व लचीली मूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखिए। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो पानी के बहाव से नदी में बाहर आ जाती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसे हम चिकनी व लचीली मिट्टी कह सकते हैं, और वो मूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आर्मेचर विधि या आपके जाल विधि कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बजरी क्ले कहाँ पाई जाती है? तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है बजरी क्ले। काली मिट्टी किस रंगत से युक्त होती है? तो स्लेटी, मतलब ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, स्लेटी। नेक्स्ट देखिए। गंगा की क्ले की प्रकृति होती है तो कम चिकनापन। जो गंगा की जो क्ले होती है, मिट्टी, क्ले को मिट्टी कहा जाता है, तो वो जो होती है वो कम चिकनापन होती है। नेक्स्ट देखिए। जिसको हर दिशा में देखा जा सकता है उसे मूर्ति कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफिक चित्र है, तो उसको तो हम सिर्फ सामने से ही देख सकते हैं, पीछे से तो देख नहीं सकते। चित्र को भी हम सिर्फ कैनवास में आगे से देख सकते हैं, पीछे से नहीं देख सकते। और भित्ति चित्र, दीवार में भी हम सामने से देख सकते हैं, पीछे से नहीं देख सकते। परंतु मूर्ति इस तरीके की होती है कि हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं, हर दिशा से। आगे देखिए। कास्टिंग करने से पूर्व मुंह व नाक पर मास्क लगा लिया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए ताकि जहरीली गैस से बचाव होती है। नेक्स्ट देखिए। कास्टिंग के समय मुंह नाक पर मास्क ना लगाने से किस रोग का खतरा हो जाता है? तो कैंसर का रोग का खतरा हो जाता है। मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है, वह कहलाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आर्मेचर विधि, जिसे हम चाल पद्धति कहते हैं और जिसको हम ढांचा भी कहते हैं। कंकाल तंत्र को हम ढांचा भी कहते हैं। जब हम मूर्ति विधा शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहली विधि होती है कंकाल बनाना, ढांचा बनाना। ठीक है, उसी को हम आर्मेचर कहते हैं, जाल पद्धति कहते हैं। आगे देखिए। कई बच्चे हमारे जैसे कि टेलीग्राम पे हैं, वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैम एक्सप्लेन करिए एक्सप्लेन करिए। तो ये एक्सप्लेनेशन ही है जो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं ओरली। तो ज़रूरी नहीं है कि टेलीग्राम पे मैं नोट्स लिख कर आपको शेयर करूँ, आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं अपने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अधिक ऊंचाई पर मिट्टी को ले जाने के लिए जब हम स्टैंड व आर्मेचर बांधना शुरू करते हैं तो आवश्यक होती है, तो जेट पाइप जी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के पके हुए बर्तन को कहा जाता है टेराकोटा, और टेराकोटा को ही चिकौटी पद्धति भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम मैं बता देती हूँ, चिकौटी पद्धति। जैसे कि आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें मदर गॉडेज की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि चिकौटी पद्धति से प्राप्त हुई है, जिसको हम टेराकोटा सेल खंडी भी कहते हैं। तो ये जो माध्यम है, ये आपका DSSB में एग्जाम में आया था कि जो मदर गॉडेज है वो किस द्वारा बनाई गई है, तो वहाँ टेराकोटा नहीं आया था, चिकौटी पद्धति आया था। चलिए आगे देखिए। मिट्टी की बनी मूर्ति एवं बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड में पकाया जाता है? तो टोटल 700 से 900 सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है। टेराकोटा बनाने की कितनी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं? तो 3 विधियाँ। कॉयल सिस्टम में बनाया गया मॉडल यदि फट जाता है तो मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो गोबर मिला देना चाहिए, तो वो फटान नहीं आता है इसमें। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड सिस्टम में बनाया गया मॉडल को सर्वप्रथम सुखाया जाता है तो छाया में। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को सॉलिड तरीके से बनाते हैं, अगर हम तुरंत मिट्टी के घड़े को धूप में रख देते हैं तो उसमें चिटका सा आ जाता है, क्रैक हो जाता है वो, तो इसलिए उसे पहले छाया में रखा जाता है जब वो कच्चा रहता है, और जब उसको पका दिया जाता है तब उसे धूप में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिरमिजी लगाकर बर्तन पकाते हैं तो वह कहलाता है, तो उसे सेरेमिक कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने कहा था, सेरेमिक आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे आगे। तो सेरेमिक आर्टिस्टों ने कई पुस्तकें लिखी हैं, तो वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कई बार। ठीक है, तो उन्हें याद ज़रूर करें। एक हमारे गुरुचरण जी हैं, उनकी पुस्तक बहुत आती है, तो उन्हें ज़रूर पढ़ें, उनका जीवन परिचय ज़रूर पढ़ें। आगे देखिए, मोल्ड किसे कहते हैं। देखिए, मोल्ड मीन्स सोचा है कि ढांचा बनाना, जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है सांचा को। सांचा को मतलब मोल्ड मीन्स मोल्ड करना, मोम से बनता था मोल्ड। जब धातु ढलाई विधा हम करते हैं तो प्रथम प्रोसेस उसका यही होता है कि हम मोम से ढालते हैं। ठीक है, सांचा तैयार करते हैं। अगला देखिए, सांचा में ढाली गई मूर्ति जब उस सांचा को खोल कर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो कास्टिंग कहते हैं। और कास्टिंग को ही हम नक्काशी भी कहते हैं, नक्काशी, नक्काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मॉडल को छिलने व कटिंग करने की विधि कहलाती है तो कार्विंग। कार्विंग मीन्स होता है खोदना, ठीक है, या उत्कीर्ण करना, ठीक है, या कास्टिंग करना, कास्टिंग करना। ठीक, कार्विंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि कहलाती है तो ब्लीडिंग। नेक्स्ट देखिए, मॉडलिंग का अर्थ होता है तो आकार देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के मोल्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैंडस्टोन का रंग होता है तो हल्का लाल, सैंडस्टोन का। मार्बल स्टोन का रंग होता है तो वो आप सभी को पता है, मार्बल मीन्स संगमरमर का पत्थर होता है, तो वो सफ़ेद होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोज़ाना 50 क्वेश्चन ही कराते हैं, पर आज हम 55 क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, कल आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग, स्टोन मीन्स पत्थर, कार्विंग मीन्स स्टोन को कार्विंग करना, उत्खनन करना। तो पत्थर में उत्खनन कितने प्रकार का किया जाता है, तो 2 प्रकार का किया जाता है। मॉडल कास्टिंग, मॉडल कास्टिंग मीन्स ये धातु की बात की जा रही है, कितने प्रकार की जाती है मॉडल कास्टिंग, तो 2 प्रकार की, मतलब मूर्ति की बात की जा रही है। चलिए आज आपको 55 क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को। और रोज़ाना 12 बजे इसी क्वेश्चंस की क्विज़ कराई जाती है हमारे टेलीग्राम पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें एक बहुत प्यारी सी मूर्ति मैंने डीपी पे लगाई है। तो टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, जल्द से जल्द जुड़े और कल 12 बजे क्विज कराई जाएगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और ये ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री है, तो आप इस पर फोकस करें। इन स्टडी में जितना भी मटेरियल मैं देती हूँ रोज़ाना इसका अलग से एक नोट्स बनाएं और इसे ज़रूर तैयार करें। ये आपके आने वाले टीजी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सब में काम आएगा ये। ठीक है, ओके, टेक केयर टू ऑल।